Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are going to continue our chapter number 5, dissolution of a partnership firm. आज हम dissolution of a partnership firm को ही कंटिन्यू करेंगे. इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ द पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स. फर्म की डेट की पेमेंट और प्राइवेट डेट्स की पेमेंट किस तरीके से की जाती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही समझेंगे कि फर्म की डेट और प्राइवेट डेट्स में डिफरेंस क्या होता है, ये दोनों होती क्या हैं. फर्म की डेट, जैसे इसका नाम से ही पता चल रहा है, ये वो डेट्स होती हैं जो फर्म के द्वारा लिया जाता है फ्रॉम द आउटसाइडर्स. ठीक है, फर्म के द्वारा जो डेट लिया जाता है फ्रॉम द आउटसाइडर, इट इज़ नोन एज फर्म्स डेट्स. वहीं प्राइवेट डेट्स जो एक पार्टनर, जो फर्म में जो हमारा पार्टनर है, अगर पार्टनर कोई पर्सनली बाहर वाले से डेट उधार लेता है, डेट करता है, ठीक है, पर्सनल लोन लेता है किसी बाहर वाले से, दैट विल बी देयर प्राइवेट डेट्स. वो उस पार्टनर की क्या हो जाएगी, प्राइवेट डेट हो जाएगी. ओके, अब देखिए इसका एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन हमें गिवन है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म्स डेट्स एंड प्राइवेट डेट्स, ताकि हम इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएशन कर सकें कि फर्म डेट में और कई बार प्राइवेट डेट्स में बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है. डिफ्रेंशिएशन की हेल्प से हम इसको ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में फर्म्स डेट्स क्या होती है, ये वो डेट्स होती हैं जो एक फर्म लेती हैं आउटसाइडर्स से. ठीक है, फर्म के द्वारा ली हुई वो डेट्स जो आउटसाइडर्स को उसको पे करनी है, दैट इज़ द फर्म्स डेट्स. वहीं प्राइवेट डेट्स जो एक पार्टनर के द्वारा ली जाती है आउटसाइडर्स से, पर्सनली लेता है वो आउटसाइडर से, अपना जो पार्टनर है, पार्टनर के द्वारा ली जाती है, किसी भी पार्टनर के द्वारा ली जाती है पर्सनली. जैसे किसी बाहर वाले से उसने पर्सनल लोन ले लिया, ठीक है, फर्म के लिए नहीं लिया, उसने पर्सनल यूज़ के लिए लिया है. कौन पे करेगा, इसका जो अमाउंट है सभी पार्टनर्स जॉइंटली लाइबल होंगे फर्म की डेट पे करने के लिए. वहीं प्राइवेट डेट्स पे करने के लिए सिर्फ कंसर्न्ड पार्टनर ही लाइबल होगा, सभी पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे, सिर्फ कंसर्न्ड पार्टनर ही लाइबल होगा. एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, यहाँ पे फर्म की प्रॉपर्टी किसकी पेमेंट के लिए अप्लाई की जाती है, फॉर द फर्म्स डेट. फर्म की प्रॉपर्टी से मिलने वाला पैसा सबसे पहले कहाँ यूज़ किया जाएगा, पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स. ठीक है, अगर कोई पार्टनर है, उसका फर्म की डेट पे करने के बाद प्रॉपर्टी में उसका कुछ और शेयर बचता है, तो वो अपना खुद का शेयर अपना पर्सनल लोन या प्राइवेट डेट्स पे करने में लगा सकता है. ठीक है, लेकिन कब, जब फर्म की प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो उसका शेयर है, फर्म की डेट भी पे कर दी, ठीक है, उसके बाद भी कुछ एक्सेस में बचता है, तो उस कंसर्न्ड पार्टनर का शेयर ही यूज़ होगा और बाकी पार्टनर्स का शेयर यूज़ नहीं होगा. एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को जब हम सेल करेंगे, अगर उससे कुछ सरप्लस मिलता है, ठीक है, पार्टनर की हमने प्राइवेट प्रॉपर्टी सेल कर दी, अगर उससे कुछ सरप्लस मिलता है प्राइवेट डेट्स पे करने के बाद, वो ही फर्म्स डेट पे करने के लिए यूज़ होगा. ठीक है, वहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद जो भी अमाउंट बचता है वो हम प्राइवेट डेट्स को पे करने के लिए यूज़ करेंगे. अगर कोई सरप्लस बचेगा उसी से हम फर्म की डेट पे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. अगर सरप्लस नहीं बचता तो नहीं करेंगे. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म. हम अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करेंगे फर्म की डिसोल्यूशन के टाइम पर. देखिए इसमें 4 अकाउंट्स बनाएंगे हम, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है, देखिए फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा होता है, ये वो अकाउंट होता है जिसके अंदर हम फर्म की सारी असेट्स और लाइबिलिटीज़, असेट्स को सेल करने के बाद जो हमें रियलाइज़ होता है, जो हमें अमाउंट मिलता है, और लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद जो हमें क्या मिलता है, टोटल जो हमारी लाइबिलिटीज़ कवर हो गई हैं. ठीक है, उन दोनों का जो बैलेंस है वो किससे हमें पता चलता है, रियलाइजेशन अकाउंट से. ठीक है,
अब फॉर क्लोजिंग असेट्स अकाउंट, असेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट में क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। देखिए असेट्स का अकाउंट वैसे क्या होता है? डेबिट। लेकिन जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो जो भी अमाउंट असेट्स हमने ट्रांसफ़र करी है बुक वैल्यू पर, ठीक है, वही रियलाइजेशन के अकाउंट के अंदर आएगा। बुक वैल्यू क्या होती है? जो हमारी बुक्स के अंदर असेट्स की वैल्यू है। वही अगर जहाँ हमें लाइबिलिटीज़ अगर रिकॉर्ड करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में तो सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र की है असेट्स और यहाँ पे हमने ट्रांसफ़र की है लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ गिवन है कि सिर्फ वही असेट्स ट्रांसफ़र की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में जो असेट्स हमारी क्या होंगी? यस, फिक्टिशियस असेट्स नहीं होंगे, जिसको हम कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जिन असेट्स को हम कैश में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते उन असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। उन असेट्स को, जैसे फिक्टिशियस असेट्स हैं, उनको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है ना, तो उस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करेंगे फिक्टिशियस असेट को। ठीक है, क्या एंट्री होगी हमारी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हमारा लॉस है, टू डिफर्ड रेवेन्यू, अगर हमारे कुछ खर्चे हुए हैं जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस ऑफ लॉस, इस तरह से। प्रोविज़न बनाया हुआ है डाउटफुल डेट्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, बैड डेट्स के लिए, मशीनरी के लिए, तो वो प्रोविज़न भी कैसे हमारी एंट्री होगी? प्रोविज़न फॉर डेट या डेप्रिसिएशन, वो हो जाएगा डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कैश और बैंक का जो बैलेंस है, कैश एंड बैंक बैलेंस, ये कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किए जाते। दे आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सो दीज आर द एंट्रीज, ये कुछ एंट्रीज हैं। देखिए सिर्फ यहाँ पे वो लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाएगी जो रिलेटेड होती है टू द थर्ड पार्टी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वही एंट्रीज की जाएगी, वही लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र की जाएगी विच आर रिलेटेड टू द थर्ड पार्टी, जैसे क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है पार्टनर का लोन अकाउंट, ये भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा बेटा? ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट हम अलग से बनाया हुआ है हमने, और वही पार्टनर का जो लोन अकाउंट है उसकी पेमेंट कर दी जाएगी, और पार्टनर के लोन अकाउंट की लोन की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है तो वही पार्टनर के कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड, ये सब क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन को कंपनसेशन देने के लिए हमने पहले से रिजर्व बनाया हुआ था, तो इसकी एंट्री वही होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम है, हमने रिजर्व ज़्यादा का खोला हुआ है, लाइबिलिटी हमारी कम की है, तो क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल, वो अमाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, जितने का हमने पे किया है उतनी तो आएंगे, जैसे हमने 20,000 के रिजर्व इकट्ठा कर रखे थे, हमारी जो लाइबिलिटी है वो लगा लीजिए 8,000 की बनी है, तो क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 20,000, रियलाइजेशन अकाउंट 8,000, और जो बाकी का 12,000 का बैलेंस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा इन देयर रेशियो। ठीक है, जो भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी उनका रहेगा। इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज इक्वल, जब इक्वल है तो इसमें कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर कम है, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड कम है तो पूरा का पूरा अमाउंट रियलाइजेशन से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 20,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000। क्लियर? इसका बेटा देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमें दिया हुआ है,
लावण्य और प्रिया दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 2:1 की रेशियो में। डिसोल्यूशन के टाइम पर उनकी जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,50,000 का है बैलेंस शीट में, और कोई लाइबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन की। ठीक है, 3 केस हमें दिए हुए हैं। पहला है, इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लावण्य और प्रिया के कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 की रेशियो में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगला है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट स्टूड एट 1,50,000 इन द बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटी आई है हमारी 90,000 की। तो 1,50,000 में से 90,000 तो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो बाकी का अमाउंट है, जो बाकी का अमाउंट कितना बचा, 1,50,000 में से 90 गए 60,000। 60,000 को हम 2:1 की रेशियो में लावण्य और प्रिया के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट 1,50,000 इन बैलेंस शीट एंड लाइबिलिटीज़ हमारी 1,50,000 की है। सिंपल ही एंट्री बनेगी इसकी, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, सिंपल। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड 1,50,000 और लाइबिलिटीज़ हैं हमारी 2 लाख की। ठीक है, तो 1,50,000 तो हम कहाँ से लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और बाकी रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और जो बाकी जो अमाउंट रहता है हमारा, ठीक है, वो कहाँ से ले लेंगे, हम बैंक में से पेमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। ये आपकी एंट्रीज हो गई। सॉरी, एक एंट्री और है, देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है और हमें पे कितने करने हैं, 40,000 रुपीज़। तो इसकी एंट्री सिंपल होएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 से ये एंट्री हो जाएगी। सिंपल सम था। आप देखिए एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ असेट्स। हमने जब असेट्स को रियलाइज कर दिया, सेल कर दिया, उस वक्त हमारी क्या एंट्रीज होगी, व्हेन असेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, कैश के लिए सेल किया है हमने, तो जितना अमाउंट हमें मिला है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, उस असेट का नाम, जैसे फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, व्हेन असेट्स इज टेकन अवे बाय वन पार्टनर, जब असेट किसी पार्टनर के द्वारा ले ली जाती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अगर कोई असेट्स दी जाती है क्रेडिटर को, ठीक है, किसी पेमेंट की लिए, मतलब क्रेडिटर को दे दी जाती है, उसको हम पैसे ना देकर, कैश ना देकर उसको असेट्स दे देते हैं, तो उस वाली सिचुएशन में क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इफ़ द अमाउंट, देखिए इसमें दिया हुआ है क्रेडिटर को हमें 1,00,000 रुपये देना है और उसने स्टॉक लिया है हमारा 80,000 का 70,000 की कीमत पर। तो अब उसकी 80,000 का स्टॉक उसने 70,000 की कीमत पे ले लिया, मतलब अब उसको हमें कितने देने हैं अमाउंट, 30,000 रुपये देने हैं। तो उसमें एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 30,000 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर। जब हमने असेट दे दी उस वक्त कोई एंट्री पास नहीं होगी, सिर्फ जो बैलेंस का अमाउंट बचता है उसी की एंट्री पास होगी। ठीक है, एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे करना है, तो इसमें आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। पेमेंट हमने कर दी, क्यों, कैश हमारा जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट हो गया। जब कोई पार्टनर टेक ओवर ले लेता है, कोई लाइबिलिटीज़ की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, मतलब हमने सेल की है एसेट, उसको यहाँ से वहाँ लेकर जाने में, या जो भी छोटा मोटा जो खर्चा हुआ है उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। नरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन लिखनी बेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ठीक है। वही जब फर्म एग्री करती है कि फिक्स अमाउंट पे करेगी पार्टनर को फॉर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो वही सेम एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय द पार्टनर्स, ठीक है, जब ये पार्टनर्स को पे करने हैं, मतलब एक रेशियो दिया होगा उसमें हम अगर कहें कि पार्टनर्स को पे करने हैं तो वो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सिंपल, क्लियर। नो एंट्री विल बी पास्ड इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट। अगर वो अपनी खुद की जेब में से रियलाइजेशन अकाउंट पे के एक्सपेंसेस पे कर रहा है तो उस वक्त हम कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, कि उसने पर्सनली पे किया है, फर्म की उसकी बुक्स के अंदर उसकी एंट्री नहीं होगी। क्लियर। देखिए इसमें आपके कुछ एक सम्स दिए हुए हैं केसेस के साथ, 9 केसेस गिवन हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी बेटा आपकी जो सम्स हैं ये कहाँ तक बनेंगे, आप इस इलस्ट्रेशन को एक बार घर पे ज़रूर देखिएगा। वही एंट्रीज है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर की हैं। ठीक है, तो अभी आपके बेटा जो ये सम बनेंगे ना, ये बनेंगे आपके 3 सम्स बनेंगे आपके, 1 2 3। ठीक है, फिर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट ये हम आगे करेंगे बाद में टॉपिक। ठीक है, अभी तक आपको एंट्रीज कैसे पास करनी है रियलाइजेशन में वो सब आपने देखा है, वो एंट्रीज आपको घर से करके लानी है। सो आपका आज का काम है आपकी जितनी भी थ्योरी करवाई है डिसोल्यूशन की, और जो ये 3 सम्स हैं वो आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में उतारने हैं। और अगर यहाँ पर भी कोई कन्फ्यूजन आती है तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा ज़रूर। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।